नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम 72वें बीपीएससी टेट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाले जो खान सर के द्वारा कराया जा रहा है उसका हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर आज आपका 20 होने वाला है, ध्यान रखिएगा। आपका पार्ट 1 अब पार्ट 2 के थ्रू होगा। आज आपका होगा पार्ट 1 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और वीडियो को भी थोड़ा 1.25x पे देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, इधर उधर ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। अभी आप लोग अगर चैनल पर नए हैं भैया तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप लोग के पास पहुँच सके। चलिए देखिए, 1 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। होम रूल लीग की गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के लिए 1918 में किस कांग्रेस नेता ने बिहार का दौरा किया था। क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। मतलब होम रूल लीग की गतिविधियों को मजबूत प्रदान करने के लिए 1918 में किस कांग्रेस नेता ने बिहार का दौरा किया था। पता है कौन किए थे? तो ध्यान रखिएगा, आपका एनी बेसेंट किए थे। इसका थोड़ा सा सोल्यूशन सुन लीजिए। देखिए, एनी बेसेंट 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की और होम रूल आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक के रूप में उभरे थे। ध्यान रखिएगा, 1918 में बिहार का दौरा किया और होम रूल लीग के लिए समर्थन जुटाया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बताइएगा 17वीं सदी के मध्य टर्मिनियर बिहार के किस शहर को उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र बताया था। क्या बोल रहा है? 17वीं सदी के मध्य में टर्मिनियर ने बिहार के किस शहर को उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र बताया था। ध्यान रखिएगा, तो आपका ये पटना को बताए थे। देखिए फ्रांसीसी यात्री व्यापारिक क्या है, जीन वैंस्टिक टर्मिनियर ने पटना को 17वीं शताब्दी के मध्य उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध बाजार बताया था। ध्यान रखिएगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बताइए, देखिए सूची 1 है, सूची 2 है, मिलान करना। सूची 1 में क्या है? बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र। ध्यान रखिए। देखिए सूची 2 में क्या है? जिले हैं। बताइए जोन 1 मिलान करना हम लोग को। देखिए जोन 1 हो जाएगा उत्तरी पश्चिम जोड़ मृदा, यानी कि एक सेकंड थोड़ा इसको जूम आउट करना पड़ेगा। देखिए तो ये आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर, वैशाली और बेगूसराय। 2 में देखिए क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र। जोन 2 आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा। ध्यान रखिएगा। जोन 3 का ए आपका हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? तो शेखपुरा, मुंगेर और लखीसराय। ध्यान रखिएगा। और जोन 3 का बी आपका कहाँ से होगा? भोजपुर, बक्सर, कैमूर, पटना। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ थोड़ा सा आप लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा बिहार से लगती है। बताइए उत्तर प्रदेश का कितना सीमा है जो बिहार के साथ में लगता है। बताइए कितना जिला बिहार के साथ में लगता है। तो आप लोग को पता है 7 जिला जो है आपका बिहार के साथ में लगता है। ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन सा जिला लगता है बताइए। महाराजगंज लगता है, कुशीनगर लगता है, देवरिया लगता है, बलिया लगता है, गाजीपुर और चंदौली और सोनभद्र लगता है। ध्यान रखिएगा। ये 7 जिला जो है जो आपका बिहार के साथ में सीमा लगाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। चलिए बताइएगा, दिसंबर 1916 में होम रूल लीग की बिहार शाखा कहाँ और किसके द्वारा स्थापित की गई थी। बताइए 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग की बिहार शाखा कहाँ और किसके द्वारा स्थापित किया गया था। बताइएगा। तो ये आपका मौलाना क्या है, मजहरुल हक द्वारा पटना में किया गया था। ध्यान में रखिएगा, मौलाना मजहरुल हक द्वारा पटना में। इसका थोड़ा सा सोल्यूशन हम लोग सुन लीजिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए बिहार में होम रूल लीग आंदोलन 1916 से लेकर 1918 में ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर शासन यानी कि स्वराज प्राप्त करने के उद्देश्य में चलाए गए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण था। लीग की बिहार शाखा की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को पटना में हुई, जिसके प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में मौलाना क्या है, मजहरुल हक थे। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमको पता भी आप लोग उस टाइम सब्सक्राइब नहीं किए थे। आप लोग से प्लीज़ हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे भैया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या है, पुलिस की गोलीबारी निम्नलिखित में से कौन सा छात्र शहीद हुआ था। बताइए क्या बोल रहा है। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में निम्नलिखित में से कौन सा छात्र शहीद हुआ था। बताइए सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है, कौन कौन सा छात्र इसमें आपका शहीद हुआ था।
ध्यान रखिए। तो इसमें जो है सो आपका सभी जो है सो इसमें से शहीद हुए थे। देखिए ए में है उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ये आपका शहीद हुए थे। 2 में रामानंद सिन्हा, ये भी आपका शहीद हुए। 3 में आपका सतीश चंद्र झा, ये भी आपका शहीद हुए थे। राजेंद्र सिंह, ये भी आपका शहीद हुए थे। 5 में देवीपत चौधरी, ये भी आपका शहीद हुए थे। और देखिए जगतपति कुमार, ये भी आपका शहीद हुए थे। ध्यान में 7 छात्र जो है आपका शहीद हुए थे। एक का नाम का आपका नहीं है, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए किसने कहा यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगी कि सदियों तक बिहार का इतिहास असल में भारत की एक विस्तृत इतिहास रहा। तो किसने कहा यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगी कि सदियों तक बिहार का इतिहास असल में भारत का ही विस्तृत इतिहास रहा है। बताइए किसने कहा था? तो ये आपका कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिए। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इस कथन का उपयोग भारतीय सभा में बिहार की केंद्रीय भूमिका को उजागर करने के लिए किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए क्या अगला नंबर प्रश्न पाते हैं। अगला नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग बताइएगा। देखिए दर्रे हैं और नदियां हैं और युग्मों पर आपको विचार करना है और सही सुमेलित आपको करना है। कितना सही सुमेलित है आपको बताना है। देखिए एक में है कौन सा है, समेश्वर दर्रा। समेश्वर दर्रा हो जाएगा तिरुपानी नदी। तिरुपानी नदी देखिए ये तो आपका सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिए ये आपका सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका आप लोग सुमेलित कीजिएगा। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा, ये लगा दीजिएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 में आपका है भीखना थोरी दर्रा। भीखना थोरी दर्रा हो जाएगा कोड़ी नदी, ये आपका बिल्कुल 2 बिल्कुल सही सुमेलित है। 3 में आपका है देखिए मरवत दर्रा, क्या है तूरी पानी नदी, ये आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ये आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है। अब इसका आंसर जो हरहद नदी है इसको लगा दीजिएगा इसमें, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए समेश्वर दर्रा का आपका हो जाएगा तिरुपानी नदी और देखिए मरखत दर्रा का हो जाएगा आपका हरा नदी। ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन सा सुमेलित है? केवल एक युग्म आपका सुमेलित है, केवल 2 आपका सुमेलित है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। बताइए इनमें से कौन सी नदियाँ बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदियाँ हैं? बताइए इनमें से कौन सी नदियाँ बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदियाँ हैं? बताइए कौन सा आपका सहायक नदियाँ? बहुत इजी क्वेश्चन भी है। इसमें अगर हम लोग आंसर बताने लग जाएँ तो बड़ा बड़ा दिक्कत हो जाएगा। देखिए कौन कौन सा नदियाँ बताइएगा आप। देखिए कौन कौन सा नदियाँ हैं। देखिए ये पहला तो हो जाएगा आपका मानस, उसके बाद आपका हो जाएगा पंडई, उसके बाद हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, धनौती, उसके बाद आपका हो जाएगा अंजन कोटे। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे होता है तो देखिए कि मानस होता है, बालोरो होता है, पंडाई होता है, सिकता होता है, तालबे होता है, तुरिया होता है, यूरिया होता है। ध्यान में रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। धनौती, कोहरा, डंडा, अंजनकोट और नुलबानल ये आपका दाहिनी और सहायक नदियां हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए अभिकथन 1 है, कारण आर है। अभिकथन 1 में क्या है? बिहार में मानसून पूर्व के मौसम आंधी तूफान और तेज हवाएं चलती है। क्या बोल रहा है? पूर्व में मानसून पूर्व के मौसम में आंधी तूफान और तेज हवाएं चलती है। कारण आर में है सतह से तेजी गर्म होने से वायुमंडलीय स्थिरता पैदा होती है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन ए और आर, तो दोनों देखिए आपका सही है और आर ए की आपका सही व्याख्या भी कर रहा है। ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तो कितने सुमेलित है आपको बताना है। कितने सुमेलित है आपको बताना है। देखिए एक में है देखिए एक में राजा विशाल का गढ़ या कैमूर, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। 2 में है गोपिका गुफा गया, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। 3 में आपका बख्तियार खान का मकबरा वैशाली, ये आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो आंसर हो जाएगा केवल एक युग्म आपका सुमेलित है, वो भी 2 आपका सिर्फ सुमेलित है।
12 नंबर प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने क्या बोला, महात्मा गांधी ने 13 नवंबर 1917 को भारत में अपना पहला बुनियादी विद्यालय बिहार के किस गांव में खोला था। कलम थोड़ा सा नहीं काम कर रहा था भैया, इसीलिए थोड़ा सा वहाँ रुकना पड़ गया। देखिए, महात्मा गांधी ने 13 नवंबर 1917 को भारत में अपना पहला बुनियादी विद्यालय बिहार में किस गांव में खोला था। तो आपका ये कहाँ खोला था, आपका ए में, बी में बरहवा लखन सेन में खोला था, ध्यान में रखिएगा। किस में खोला था, बरहवा लखन सेन में खोला था, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान 13 नवंबर 1917 को महात्मा गांधी ने क्या बरहवा लखन सेन गांव में भारत का पहला बेसिक स्कूल बुनियादी विद्यालय स्थापित किया था, ध्यान में रखिएगा। बरहरवा है भैया, बरहरवा है। चलिए 13 नंबर प्रश्न में अभिकथन एक है, माफ कीजिएगा भैया अगर कहीं पढ़ने में दिक्कत हो गया होगा तो। देखिए, बिहार के उत्तरी गंगा का मैदान दक्षिणी जिले की तुलना में कठोर चट्टानी खनिजों के मामले में अधिक समृद्ध है। क्या अभिकथन एक सही है, तो अभिकथन एक जो है सो बिल्कुल आपका गलत है। पहले बता दे रहे हैं, कारण आर में उत्तरी मैदान में मोटी जड़ोर परतें आमतौर पर प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से ढकी रहती है। ये कथन जो है आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो अभिकथन एक गलत है और आर आपका सही है। तो ये आपका गलत है लेकिन आर आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न आपको मिलान करने वाला है। देखिए सूची 1 में क्या है, बिहार में साक्षरता श्रेणी अदर है, चलिए बताना है। चलिए शहरी पुरुषों की साक्षरता दर कितना है, अरे यार कहाँ कर दिया, बताइए। शहरी पुरुषों की साक्षरता दर आपका है 82.56% है। शहरी महिला साक्षरता दर कितना है, तो ये आपका 70.79% है। बताइए ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो ग्रामीण पुरुष आपका 69.69 है। ग्रामीण महिला साक्षरता कितना 49% है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। चलिए यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा भैया। सब्सक्राइब तो कीजिएगा लेकिन उसको बगल में एक प्यारा सा बटन होगा वो भी आप दबा दीजिएगा। तो बिहार में अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है, बिहार में अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना कि कौन सा कथन आपको सही है। तो देखिए कथन एक में है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटें में से 8 अनुसूचित जातियों एससी के आरक्षित हैं। ये कथन आपका जो है बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए 40 सीटें तो लेकिन यह 8 नहीं है, ये 6 सीटें आपका है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, हाजीपुर जम्मू सासाराम बिहार में अनुसूचित जातियाँ आरक्षित लोकसभा क्षेत्र हैं। ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को याद करते जाइए यार। हम अगर आगे निकल जाते हैं तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और देखिए अब फिर से आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए माइकोराइजल संबंध के रूप में पौधों को किस प्रकार के लाभ पहुंचते हैं, बताइए। माइकोराइजल संबंध मुख्य रूप से पौधों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं, ध्यान रखिएगा किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। तो अगर फास्फोरस और सूक्ष्म पोषक तत्व का अवशोषण के लिए जड़ की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाकर, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताते हैं। अब बताइए सोल्यूशन देते हैं भैया, तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सोल्यूशन मत दीजिए, हम लोग को सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। सोल्यूशन देंगे तो फिर आप लोग बोलिएगा कि भैया सोल्यूशन नहीं देंगे, तो आप लोग बोलिए भैया सोल्यूशन क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए जब गार्ड सेल्स पानी सोख कर फूल जाती है तो स्टोमेटल पर इसका क्या असर होता है। क्या बोल रहा है, जब गार्ड सेल्स पानी सोख कर फूल जाती है तो स्टोमेटल पोर पर इसका क्या अंतर होता है, बताइए। पर इसका क्या अंतर होता है, तो ये आपका होता है
स्टोमेट इसीलिए खुलते हैं क्योंकि उनके अंदर की मोटी दीवारें बाहर की ओर मुड़ती है, जिसे छिद्र खुलकर खुल जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए mRNA की क्षार अनुक्रम द्वारा क्या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में संश्लेषण की निर्देशित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए करने वाली प्रक्रिया आपका क्या कहलाती है? तो आपका ट्रांसलेशन कहलाती है। ध्यान रखिए क्या कहलाती है? आपका ट्रांसलेशन कहलाती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। बताइएगा इनमें से कौन सा अणु पशु कोशिकाओं में अलग अलग तापमान पर कोशिका झिल्ली की तरलता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं? तो इनमें से कौन सा अणु पशु कोशिकाओं में अलग अलग तापमान पर कोशिका झिल्ली की तरलता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं? तो जिम्मेदार आपका क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। ध्यान रखिए कौन है? आपका कोलेस्ट्रॉल आपको ये जिम्मेदार उठाते हैं। और याद देखिए कोलेस्ट्रॉल तापमान का एक विस्तृत श्रृंखला जंतु को झिल्लियों की तरलता और संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से उत्तरदायी होता है। ध्यान रखिएगा। अगला 20 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए सीरम में कौन सा क्या इम्यूनोग्लोबिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और टीकाकरण के बाद लंबे समय तक सुरक्षा देने वाली क्या इम्यूनिटी के मुख्य हिस्से का निर्माण करती है? मुख्य हिस्से का आपका निर्माण करती है। तो ये आपका IgG हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी टिपिए, जल्दी मारिए भैया, एक बटन ठोक दीजिए। देखिए एक विषाणुओं को अपनी अनुवंशिकी सामग्री को परपोषी के जीनोम में सहित कर देता है और वर्षों तक सिर्फ निष्क्रिय अवस्था में बनाए रखता है, जिस अवस्था में माना जाता है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा भैया। एक विषाणु जो अपनी अनुवंशिकी सामग्री को परपोषी के जीनोम में समाहित कर देता है और वर्षों तक सिर्फ निष्क्रिय अवस्था में बना रहता है, उसे इस अवस्था में माना जाता है। तो उन्हें इस अवस्था में आपका लाइसोजोनिक अवस्था में माना जाता है। ध्यान रखिए किस में माना जाता है? लाइसोजोनिक। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए लाइसोजोनिक अवस्था उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिससे यह वायरस सफलतापूर्वक एक होस्ट कोशिका को संक्रमित करता है, लेकिन तुरंत गुणक होकर कोशिका को नष्ट करने के बजाय यह अपने स्वयं को वायरल अनुवंशिकी पदार्थ को सीधे मेजबान कोशिका के DNA में भौतिक रूप से एकीकृत कर देता है। ध्यान रखना है आप लोग को हो सकता है कि लग रहा है कि सोल्यूशन गलत है, लेकिन सोल्यूशन गलत नहीं है भैया। या BPSC का क्लास देख रहे हैं, इतना आसान में तो आपका नहीं होने वाला है। बहुत हार्ड भी क्वेश्चन रहता है, इसका सोल्यूशन पूरा बताने बैठ जाएंगे तभी एक क्वेश्चन का आपको 10 मिनट लग जाएगा। देखिए शरीर का तनाव प्रक्रिया के दौरान अधिवृक्क मज्जा का हार्मोन स्रावित किया जाता है। क्या बोला? शरीर के तनाव प्रक्रिया के दौरान अधिवृक्क मज्जा द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? कौन सा हार्मोन आपका स्रावित किया जाता है? तो आपका देखिए एंड्रालाइन आपका जो है स्रावित किया जाता है। देखिए एंड्रालाइन क्या है? एंड्रालाइन जिसे एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है, अधिवृक्क मज्जा द्वारा स्रावित प्राथमिक हार्मोन है जो अधिवृक्क ग्रंथि के भीतरी भाग हैं। ध्यान रखिएगा। अगला 23 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पॉलीमर है? मतलब इनमें से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पॉलीमर है? बताइए। तो ये आपका हो जाएगा सेल्यूलोज। ध्यान रखिएगा कौन सा पॉलीमर है? देखिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पॉलीमर सेल्यूलोज है। ध्यान रखिएगा। बताइए बहुत ज़्यादा एसिड वाले खाद्य पदार्थों को टिन परत वाले डिब्बों में लंबे समय तक क्यों नहीं रखना चाहिए? तो बहुत ज़्यादा एसिड वाले खाद्य पदार्थों को टिन की परत वाले डिब्बों में लंबे समय तक क्यों नहीं रखना चाहिए? बताइए क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि टिन खाने में घुल सकता है और सुरक्षित सीमा से ज़्यादा हो सकता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या इसका आप लोग सोल्यूशन सुनिएगा। देखिए हालांकि टिन आमतौर पर जंग की
प्रति अत्यधिक प्रतिरोध होता है। यही कारण है कि इसका उपयोग डिब्बे में नीचे मौजूद स्टील या लोहे को जंग से बचाने के लिए लेप लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह रासायनिक विघटन से पूरी तरह से अछूता नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। बताइए, इंडियन टिन ऑक्साइड ITO वह कौन सी बड़ी कमी है जिसके कारण वैकल्पिक पारदर्शी कंडक्टरों की खोज शुरू हुई? बताइए, आंसर बताइए जल्दी। इंडियन टिन ऑक्साइड ITO की वह कौन सी बड़ी कमी है जिसके कारण वैकल्पिक पारदर्शी कंडक्टरों की खोज शुरू हुई? बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इंडियन दुर्लभ और महंगा है। क्या इंडियन दुर्लभ और महंगा है, इसे ITO महंगा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर। ये महंगा हो जाता है इसलिए आपको सस्ता निकाला गया ना। बताइए, फ्लोरोसेंस और फास्फोरेंस के बीच मुख्य अंतर क्या है? बताइए, फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका मुख्य अंतर जो है सो आपका थोड़ा सा ऊपर करना है, तो आंसर आपका डी में है। देखिएगा, क्या उद्दीपन स्रोत को हटाने के बाद भी फास्फोरेसेंस बना रहता है, जबकि फ्लोरोसेंस लगभग तुरंत बाद बंद हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद करते जाइएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, कौन सा गुण पदार्थ के फ्यूज तार को इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाते हैं? बताइए, कौन सा गुण किसी पदार्थ के फ्यूज तार बनाने के रूप में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाते हैं? इस्तेमाल बनाते हैं तो आपका निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। एक सेकंड रुक जाइए भैया, जल्दी से आते हैं आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। बताइएगा, परिपथ में फ्यूज तार पिघल जाने पर बल्ब का क्या होता है? परिपथ में फ्यूज तार पिघल जाने पर बल्ब का क्या होता है? तो ध्यान में रखिए, बल्ब का आपका परिपथ टूट जाने के कारण बल्ब बुझ जाता है। ध्यान में रखिए, टंगस्टन जैसे टूट जाता है बल्ब बुझ जाता है शायद। देखिए, अगर इसका सोल्यूशन हम लोग सही देखेंगे, देखिए फ्यूज का महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण जो हमेशा विद्युत परिपथ के सक्रिय तार के साथ क्या तो श्रृंखला में जुड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए 6 ओम और 3 ओम। चलिए इसका आंसर आप लोग खुद बताइए, हुई इसका सॉल्व करने वाला हो तो इसका आंसर हम बता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए, जब किसी वस्तु में अवतल दर्पण की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और वास्तविक समान आकार का आपका बनता है। आप लोग को पता होगा भी ये क्वेश्चन। 31 नंबर प्रश्न का भी देखिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हम बता देते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, दोलन के दौरान जब पेंडुलम का क्या गोला सबसे निचले बिंदु पर पहुंचता है तो उसकी ऊर्जा स्थिति क्या होगी? तो ऊर्जा स्थिति आपको क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या फिर नहीं किया, अपने मन में बोल दीजिए, हम समझ जाएंगे। यहाँ पे नहीं किए ना, प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना भाई को सपोर्ट नहीं दिखाइएगा भैया, कैसे करते हैं बताइए। तो बताइए, जब ध्वनि तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है तो इसका कौन सा गुण बदल जाता है? बताइए, जब ध्वनि तरंग वायु में प्रवेश करती है तो इसका कौन सा गुण बदल जाता है? ध्यान रखिए, कौन सा गुण आपका बदल जाता है? तो यह आपका जिससे तरंग दैर्घ्य एवं वेग जो है सबका बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मैथ भी है तो मैथ को भी तो आपको थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा। 36 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो 36 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए, भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्या BMD कार्यक्रम के चरण 2 के अंतर्गत DRDO किन इंटरसेप्टरों का सफल परीक्षण किया है? सफल परीक्षण आपका किया है तो
देखिए AD1 और AD2 इंटरसेप्टर को आपका परीक्षण किया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए गगनयान जीवन मानव रहित मिशन के अंतर्गत पृथ्वी कक्षा में चालक दल प्रणालियों के महत्वपूर्ण मापदंडों को सटीक परीक्षण हेतु किस मानव रूपी रोबोट को भेजा जाएगा। तो ये मानव रोबोट को आपका भेजा जाएगा, तो ये आपका क्या है, व्योम मित्र को आपका भेजा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन में। वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर का कौन सा तैनात द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक क्या है वारफेयर सिस्टम शक्ति का मुख्य कार्य क्या है। वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तैनात DRDO द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक क्या है वारफेयर सिस्टम शक्ति का मुख्य कार्य क्या है, बताइए इसका मुख्य कार्य क्या है। तो आपका देखिए जैमिंग के माध्यम से शत्रु के रडार एवं संचार प्रणालियों को बाधित करना, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। बताइएगा प्रोजेक्ट कुशा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। देखिए प्रोजेक्ट कुशा के संबंध में आपका कथन देखिए ए में आपका है, इसका उद्देश्य, एक सेकंड रुक जाइए, इसका उद्देश्य स्वदेशी रूप से एक लंबी दूरी की वायु कक्षा प्रणाली का विकसित करना है, ये आपको बिल्कुल सही है। दो में आपका इसका विकास कक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये भी कथन आपका सही है। कथन 3 सी में आपका ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य विमान मिसाइलों तथा ड्रोन को अवरोधित करना है, ये भी आपका सही है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक से उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही है, नहीं तीनों आपका सही है। किसके बारे में, प्रोजेक्ट कुशा के संबंध में आपका तीनों कथन सही है। आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको याद कर लीजिएगा। VVI क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेट में आपका लिखा हुआ है कि VVI क्वेश्चन है ये। बताइए QRSAM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। किसके बारे में, QRSAM के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है, कौन सा कथन सही है तो ध्यान रखिएगा। तो इसका देखिए एक सेकंड रुक जाइए, देखिए ऑप्शन ए में है, क्या इसके गतिशील संरचनाओं के मोबाइल वायु रक्षा कवच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। दो में आपका है, इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, ये भी कथन आपका सही है। सी में यह एक साथ अनेक हवाई लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है, ये भी बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर तीनों आपका सही है। किसके बारे में, QRSAM के संबंध में तीनों कथन आपका सही है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 के रूप। बताइए वह कौन सा क्वांटम यांत्रिक परिघटना है जिससे कोई कण संभावित ऊर्जा अवरोधों की ऊंचाई कम गतिज ऊर्जा होने के मौजूद उसे पार कर सकता है, क्या कहता है उसे पार कर सकता है। तो आपका क्वांटम टनलिंग है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। रबड़ का क्या है वल्कनीकरण की प्रक्रिया क्या किया जाता है, मतलब रबड़ का वल्कनीकरण की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या किया जाता है, तो ये आपका देखिए लोच एवं टिकाऊपन बढ़ाने के लिए सल्फर की सहायता में रबड़ के बहुलक श्रृंखलाओं के बीच अनुप्रस्थ बंध बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लोच एवं टिकाऊपन बढ़ाने के लिए, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। इतना हमारे क्या बोलेंगे भैया। देखिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड के प्रकाश उत्सर्जन का सिद्धांत के कारण होता है, मतलब प्रकाश उत्सर्जक डायोड में प्रकाश उत्सर्जन किस सिद्धांत के कारण होता है, तो आपका विद्युत दीप्ति के कारण आपका होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही। देखिए इसका थोड़ा सा सोल्यूशन, लाइटिंग एमिटिंग डायोड क्या है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होगा, लाइटिंग एमिटिंग डायोड एक विशेष प्रकार का अर्धचालक उपकरण है जिससे क्या कहता है इलेक्ट्रोन्यूमिनेंस नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 45वां प्रश्न बताइएगा, स्पष्ट प्रतिनिधि सुनाई देने के लिए किस व्यक्ति और क्या परावर्तक सतह के बीच
कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो कम से कम आपका 17 मीटर दूरी आपका होनी ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। बताइए प्रमुख महाजन पद के रूप में मगध के उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसका बोल रहा है, प्रमुख महाजन पद के रूप में मगध के उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान में रखिएगा। इसमें बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए ए में आपका है, इसके पास मौजूद लौह अयस्क के भंडार से ज़्यादा फायदा हुआ है, जिनसे हथियार और खेती के औजार बनाने में मदद मिली। क्या कथन एक सही है, तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है। दो में आपका है, देखिए यह संगठित युद्ध बड़े पैमाने पर युद्ध हाथियों का इस्तेमाल करने वाला पहला प्रमुख राज्य है। क्या कथन दो सही है, तो कथन दो आपका बिल्कुल सही है। कथन तीन में मगध के शुरुआती शासकों ने बौद्ध और जैन धर्म का विरोध किया और अपनी सत्ता की वैधता के लिए पूरी तरह से वैदिक रीति रिवाजों पर निर्भर रहे हैं, बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। प्रमुख महाजन पद के रूप में मगध का उदय के संबंध में कथन एक और कथन दो आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। एक और दो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, प्रश्न नंबर 47 देखिए क्या है। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं के कर मुक्त अग्रहार देने की बड़े पैमाने पर प्रथा किस राजवंश ने शुरू की है। मतलब ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की बड़े पैमाने पर प्रथा किस राजवंश ने शुरू की थी। किस राजवंश ने शुरू की थी, तो सातवाहन ने आपका शुरू किए थे। देखिए सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि प्रदान करने की व्यापक प्रथा शुरू करने का श्रेय जाता है। इन अनुदायों को प्राचीन भारत के कृषि और प्रशासनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण विकास को चिन्हित किया है, याद रखिएगा। 48 नंबर पर देखिए क्या संगम काल के व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना कि कौन सा कथन सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए कथन एक में काली मिर्च, कपड़े और मोतियों के बदले रोमन सोने और चांदी के सिक्के तमिल राज्यों में आए थे, ये तो आपका बिल्कुल सही है। दो में आपका संगम साहित्य में यमन प्रिय शब्द का इस्तेमाल चीन से आयातित रेशम के लिए किया गया था, ये बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए। दो कथन आपका बिल्कुल गलत है। चलिए इसका अगर सॉल्यूशन देखेंगे 2 नंबर का, तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए यमन प्रिय शब्द का शाब्दिक अर्थ है यमनों को प्रिय। इसका प्रयोग काली मिर्च के लिए किया जाता था, जो तमिलनाडु के सबसे अधिक मांग वाले निर्यात में से एक थे। इसका तात्पर्य चीन रेशम में नहीं था। क्या है, आयातित चीनी रेशम चीन से नहीं था, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका इसमें सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए क्या है, भारतीय दर्शन का कौन सा प्राचीन क्या है मत, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए भारतीय दर्शन का कौन सा प्राचीन मत पूरी तरह से भौतिकवादी और नास्तिक है। यह मानता है कि भौतिक ब्रह्मांड केवल 4 मुख्य भौतिक तत्व जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से बना तथा परलोक आत्मा का या देवीय ज्ञान की सत्ता पूरी तरह से नकारता है, आपका नकारता है। तो ये आपका कौन सा, देखिए लोकायत मत यानी कि चवाक मत, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कुछ समझ में आया नहीं है। बताइए हड़प्पा सभ्यता में कच्चा माल और उनसे प्राथमिक स्रोत स्थलों को निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा सुमिलित है। बताइए कि कौन सा सुमिलित है। देखिए ये जो है आपका क्या है, लाजवर्द, सुरतघई, उत्तरी अफगानिस्तान, ये तो आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। ये तो आपको बिल्कुल सही सुमिलित है, बाकी आपका सही सुमिलित ये सब नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर में अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा होगा भैया अगर, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इनमें से कौन सा विकल्प उत्तर वैदिक काल के जायपे यज्ञ के राजनीतिक महत्व का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है।
बताइए सर्विक वर्णन करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका होगा, ध्यान रखिएगा, देखिए शाही सत्ता नवीनीकरण का प्रतीक रथ दौड़, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इनमें से कौन सा विकल्प उत्तर वैदिक काल के क्या है, वाजपेयी यज्ञ के राजनीतिक महत्व का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो देखिए शाही सत्ता और नवीनीकरण के प्रतीक रथ दौड़ को आपका करता है वर्णन, ध्यान में रखिएगा। बताइएगा हर्ष के शासनकाल के में आर्थिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? क्या बोल रहा है? हर्ष के शासनकाल में आर्थिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ध्यान रखिएगा कौन सा कथन आपका सही है। तो ये आपका किस में हो जाएगा? इसमें शहरी केंद्रों में गिरावट और क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में स्थानीयकरण पर वृद्धि देखी गई है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए 53 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए शुरुआती बौद्ध संगठनों और संप्रदायों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताइए, बताना कि कौन सा कथन सही है। क्या बोल रहा है? शुरुआती बौद्ध संगठनों और संप्रदायों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। किसके बारे में? बौद्ध संगठनों और संप्रदायों के बारे में। बताइए कौन सा कथन सही है। चलिए देखिए कथन एक में आपका है, बौद्ध संघ में पहला बड़ा विभाजन वैशाली में आयोजित दूसरी बौद्ध संगति के दौरान हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। दो में है, महासंघकों ने बौद्ध देवीय स्वरूप के विचार को बढ़ावा दिया, जिसके बाद महायान बौद्ध धर्म को प्रभावित किया, ध्यान में रखिएगा। तो ये भी आपको बिल्कुल जो है सो सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आपका सही है। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, अक्टूबर 1724 में मुगल दरबार में किस प्रधानमंत्री वजीर के चले जाने से ऐतिहासिक रूप से साम्राज्यवाद को निष्ठा और सदाचार का पलायन का प्रतीक माना जाता है? अक्टूबर 1724 में मुगल दरबार में किस प्रधानमंत्री वजीर के चले जाने को ऐतिहासिक रूप से साम्राज्य का निष्ठा और सदाचार के पलायन का प्रतीक माना जाता है? प्रतीक माना जाता है तो ये आपका निजाम उल मुल्क को माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए मुगल साम्राज्य का सबसे योग्य अमीरों में से एक निजाम उल मुल्क का जो अफगान शाह प्रथम, जिसे सम्राट मोहम्मद शाह अधीन के वजीर के रूप में कार्य किया था, ध्यान रखिएगा। अगला 55 नंबर प्रश्न बताइए, सामाजिक सुधारकों द्वारा अपने विचारों को फैलाने के लिए इनमें से किस तरीके का आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था? सामाजिक सुधारों द्वारा अपने विचारों को फैलाने के लिए इनमें से किस तरीके का आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था? तो ये आपका रियासतों द्वारा जारी शाही घोषणाएं आपके नहीं किया जाता था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, इनमें से कौन सा नेता विभाजन विरोध आंदोलन उनके शुरुआती नरमपंथी चरण में से प्रमुख जुड़े हुए थे? बताइए नरमपंथी चरण से प्रमुख जुड़े हुए थे, कौन कौन जुड़े हुए थे बताइएगा। तो देखिएगा ये आपको जुड़े हुए थे कौन सा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बाकी सब जो थे जो आपका शायद गरम दल से थे, नरमपंथी दल से सिर्फ आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस प्राथमिक उदारवादी चरण में से प्रमुख नेताओं में से एक रूप में उभरे थे। इन्हें सभाएं आयोजित की, जनमत जुटाएं और कानूनी व संवैधानिक माध्यमों से विभाजन को रद्द करने का वकालत की, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस के ब्रिटिश कमेटी ने 1890 में कौन सा जर्नल शुरू किया था? बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी ने 1890 में कौन सा जर्नल शुरू किया था? बताइए कौन सा जर्नल आपका शुरू किया था? तो याद रखिएगा ये आपका इंडिया जो है आपका शुरू किया था, ध्यान में रखिए। देखिए भारतीयों की शिकायतों को प्राचीन करने तथा ब्रिटिश जनमत और संसद को प्रभावित करने के लिए लंदन में यह समिति बनाई गई थी। इस उद्देश्य में आगे बढ़ने के लिए समिति 1890 में इंडिया नामक एक प्रसिद्ध पत्रिका शुरू की थी, याद रखिएगा भैया। बताइएगा विलियम बेटिंग ने प्रांतीय अपील और सर्किट न्यायालयों को कब समाप्त कर दिया था? तो विलियम बेटिंग ने प्रांतीय अपील और सर्किट न्यायालयों को कब समाप्त कर दिया?
बताइएगा कब समाप्त कर दिया था, तो आपका 1831 में समाप्त किया गया था। ध्यान में रखिए। देखिए भारत के गवर्नर जनरल 1828 से लेकर 1835 लॉर्ड विलियम बेटिक ने दस्ता में सुधार और व्यय को कम करने का उद्देश्य में कई प्रशासनिक न्याय और सुधार लाए गए थे। जैसे कि 1931 में उन्होंने प्रांतीय अपील और सर्किट अदालतों को समाप्त कर दिया, जिन्हें मूल रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा। बताइए भारत में होम रूल आंदोलन का उदय मुख्य रूप से किन कारकों से प्रभावित था। तो भारत में होम रूल आंदोलन का उदय मुख्य रूप से किन कारकों से प्रभावित था, तो आपका प्रथम विश्व युद्ध और उसका आर्थिक प्रभाव से आपका कारण था। ध्यान रखिएगा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध और उसका आर्थिक प्रभाव भारत में होम रूल आंदोलन का उदय का मुख्य कारण में से एक था। ध्यान रखिएगा, जिनके कारण आपका प्रभावित हुआ था। बताइए लखनऊ एकता पैदा हुए राजनीतिक उत्साह का प्रत्यक्ष परिणाम आमतौर पर जुलाई 1918 में ब्रिटिश सरकार ने किस बड़े संवैधानिक ढांचे की घोषणा की थी। बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा फिर से। बताइए लखनऊ एकता से पैदा हुए राजनीतिक उत्साह के क्या प्रत्यक्ष परिणाम के आमतौर पर जुलाई 1918 में ब्रिटिश सरकार ने किस बड़े संवैधानिक ढांचे की घोषणा की। तो किसका घोषणा की थी, दादा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की आपका घोषणा की थी। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, रोलेट एक्ट विरोध आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोलेट एक्ट विरोधी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन ए में है, रोलेट एक्ट विरोधी आंदोलन ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक व्यापक जन आधारित राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक संगठन लामबंदी को चिन्हित किया था, जो कि आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए। कथन 2 में असहयोग आंदोलन को औपनिवेशिक पुलिस की कार्रवाई और मुकाबला करने के लिए एक हिंसक रक्षात्मक उपाय के रूप में तैनात किया, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। देखिए अगर इसका बारे में थोड़ा सा डिफरेंशन देखेंगे कथन 1 के बारे में, इसके बारे में भी बताएंगे जो गलत है इसके बारे में। चलिए पहले गलत के बारे में बता लेते हैं। देखिए इसके बारे में बता रहे हैं, असहयोग में अहिंसक तरीका था, न कि एक हिंसक। गांधी का संपूर्ण दृष्टिकोण सत्याग्रह और शांतिपूर्व विरोध पर आधारित था। ध्यान में रखिएगा। जिसे हिंसक रक्षात्मक उपाय कहना यह दोनों मायनों में से गलत है, क्योंकि यह ना तो हिंसक था और ना ही इसे पुलिस के खिलाफ सशस्त्र बचाव के रूप में तैयार किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो सही होगी छोड़िए भैया, उसका क्या सोल्यूशन बताएंगे। कथन निष्कर्ष वाला देखिए अगला सोल्यूशन कोई पूछता नहीं है। देखिए 62 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रमुख राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं द्वारा प्रकाशित किन वैचारिक पत्राओं को औपनिवेशिक सरकार ने प्रतिबंध कर दिया था। इसको प्रतिबंध किया था तो आपका अल हिलाल और कॉमरेड को आपका प्रतिबंध कर दिया था। ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा उस पर थोड़ा सा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। और कर लिए होंगे भैया तो थैंक यू सो मच। आपको सामने एकदम क्या बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट प्रकृति के सूक्ष्म अवलोकन में चित्रकला के प्रति अपनी विशेष रुचि के लिए प्रसिद्ध था। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट प्रकृति के सूक्ष्म अवलोकन और चित्रकला के प्रति अपनी विशेष रुचि के लिए प्रसिद्ध था, अपने विशेष रुचि के लिए आपका प्रसिद्ध था, तो ये आपका जहांगीर थे। ध्यान में रखिएगा। देखिए सम्राट जहांगीर 1605 से लेकर 1627 विशेष रूप में प्रकृति में अपनी गहरी रुचि और चित्रकला से संरक्षण देने के लिए जाने जाते थे, याद रखना है। 64 नंबर प्रश्न बताते हैं, नागपुर अधिवेशन 1920 में क्या संगठनात्मक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। ऐसा तो बोल रहा है लेकिन कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है। देखिए ए में आपका है, प्रांतीय कांग्रेस समिति का पुनर्गठन व्यवस्थित रूप से स्थानीय भाषाई क्षेत्रों के आधार पर किया गया था, जो कि आपको बिल्कुल सही है। 2 में आपका कांग्रेस का वार्षिक क्या सदस्य शुल्क को घटाकर 4 आना कर दिया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। तो कथन 1 और कथन 2 आपका दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। और किसके बारे में, नागपुर अधिवेशन 1920 के संगठनात्मक परिवर्तनों के संबंध में कथन दोनों सही है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य
राजनीतिक छत्रपति शिवाजी का सर्वाधिक निकटता से संबंधित थी। तो निम्नलिखित में से कौन सी सैन्य राजनीतिक छत्रपति शिवाजी से सर्वाधिक निकटता से संबंधित थी? तो ये आपका गुरिल्ला एवं छापामार युद्ध नीति, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। बताएगा चंपारण की जांच के दौरान महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवादी नेता थे? बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभी आया, भी आई है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन में। क्या बोल रहा है? चंपारण के जांच के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रवादी नेता थे? तो ये आपका थे बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? आपका बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। देखिएगा 1917 में चंपारण के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ जाने वाले उनकी सहायता करने वाले नेताओं राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया ये रहा आपका रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? सबको पता है भैया, सत्याग्रह आपका सभा जो आपका स्थापना किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 68 नंबर प्रश्न बताइए असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित क्या शैक्षिक संस्थागत के ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या सहयोग एवं खिलाफत आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षिक और संस्थागत ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में आपका है, देखिए, जहमिया मुलिया इस्लामिया की स्थापना मूल रूप से खिलाफत आंदोलन के दौरान अलीगढ़ में की गई थी, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका है आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे प्रख्यात शिक्षाविद राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में कार्यरत थे। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए भैया, अगर हम आंसर बता लेते हैं उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को एक बार देखिए फिर से, तब फिर मजा आएगा, फिर दिमाग में रह जाएगा आपका हमेशा के लिए। देखिए प्रमुख क्या स्वराजवादी नेता पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी गुट ने हिंदू विरोध होने में और गौ हत्या का समर्थन करने का आरोप लगाया था? बताइए इसका सही उत्तर कौन सा जाएगा? मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए किस प्रमुख स्वराजी, माफ कीजिएगा तो थोड़ा सा हल्ला हो रहा है। देखिए किस प्रमुख स्वराजवादी नेता ने रिस्पॉन्सिबिलिटी गुट ने हिंदू विरोधी होने और गौ हत्या का समर्थन करने का आरोप लगाया था? तो ये आपका मोतीलाल नेहरू लगाए थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर। बताइए नो चेंजर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? नो चेंजर के संबंध में बताना कि कौन सा कथन आपका गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो कथन 1 में आपका है, इनका मत था कि व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए रचनात्मक कार्य आवश्यक क्या पूर्व शर्त हैं, जो कि बिल्कुल सही है। 2 में उन्हें विधान परिषद में प्रवेश शुरू विरोध करते हुए तर्क दिया कि संसदीय राजनीति राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर गुटबाजी का बढ़ावा दे सकती है। ये भी कथन आपका जो है सो बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, इसमें बोला कौन सा असत्य है? असत्य इसमें तो एक भी नहीं है भैया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2। किसके बारे में? नो चेंजर के संबंध में। चलिए अगला 71 नंबर प्रश्न बताइएगा। द्वैध शासन के अंतर्गत प्रांतीय वित्तीय शासन, क्या बोले? द्वैध शासन के अंतर्गत प्रांतीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। चलिए बताइए कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत सभी व्यय विभागों के साथ पूर्ण वित्तीय नियंत्रण भी हस्तांतरित कर दिया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आपका गलत है। 2 में आपका प्रांतीय गवर्नर के पास प्रांत के वित्तीय पूर्ण स्वतंत्र का नियंत्रण बना रहा, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। देखिए अगर पहला का सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए द्वैध शासन के तहत भारत सरकार अधिनियम 1919 के विषयों के आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में से विभाजित किया था, जिसे पूर्ण वित्तीय नियंत्रण के साथ सभी व्यय यानी कि खर्च करने वाले विभागों का हस्तांतरित नहीं किया था। ध्यान में रखिएगा, नहीं किया था। यहाँ देखिए हस्तांतरित कर दिया था, लेकिन ये अपन नहीं किया था। 2 का आंसर देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रांतीय वित्त पर
प्रांतीय गवर्नर का पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं था। देखिए यहाँ नियंत्रण आपका था, लेकिन यहाँ नियंत्रण आपका नहीं था, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2, कोई भी सही नहीं होगा। 72 नंबर प्रश्न बताइएगा, विजय मित्र राष्ट्रों ने उपनिवेशों के लिए राष्ट्रीय आत्मनिर्भर के अपने युद्धकालीन विदों को खुले रूप से किस राष्ट्रीय सम्मेलन का विश्वासघात किया था? बताइए, क्या विजय मित्र राष्ट्रों ने उपनिवेशों के साथ राष्ट्रीय आत्मनिर्भर के अपने युद्धकालीन वादों से खुले रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्वासघात किया था? विश्वासघात आपका पेरिस शांति सम्मेलन में आपका किया था, ध्यान में रखिएगा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आयोजित 1919 से पेरिस शांति सम्मेलन में विजयी क्या मित्र राष्ट्रों ने उपनिवेशों के लिए राष्ट्रीय आत्मनिर्भर के अपने युद्धकालीन वादों के साथ विश्वासघात किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला 73वां प्रश्न है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगस्त 1928 में आयोजित प्रथम अखिल वंग छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने की थी? तो अगस्त 1928 में आयोजित प्रथम अखिल वंग छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने की थी? तो ये आपका किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 74 नंबर प्रश्न में। देखिए, क्या साम्राज्यिक शक्तियों का वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका असत्य है, यानी कि कौन सा कथन इसमें आपका गलत है। तो कथन 1 में आपका देखिए, नवस्थापित केंद्रीय द्विसदनीय विधानमंडल को गवर्नर जनरल पर पूर्ण संवैधानिक नियंत्रण प्राप्त था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। 2 में केंद्रीय सरकार को सभी प्रांतीय सरकारों को पूर्णतः प्रतिबंधित नियंत्रण प्राप्त था, जो कि ये भी कथन आपका जो है बिल्कुल हमको गलत है लग रहा है, ये भी बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2। अच्छा, कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भैया, 1 और 2 दोनों आपका गलत है। चलिए 75वां प्रश्न देखिए, आज का आखिरी प्रश्न ये होने वाला है। देखिए, मार्च 1929 में मेरठ षड्यंत्र मामले के अंतर्गत सरकार द्वारा 3 अंग्रेजों सहित कितने प्रमुख ट्रेड यूनियन और समाजवादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? बताइएगा, क्या मार्च 1919 में मेरठ षड्यंत्र मामले के अंतर्गत सरकार के 3 अंग्रेजों सहित कितने प्रमुख ट्रेड यूनियन एवं साम्यवाद नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो ये आप किया गया था, ध्यान में रखिएगा। देखिए, 31 नेता को कितना किया गया था? तो 31 नेता को लिख देते हैं, 31 नेता को किया गया था, ध्यान में रखिएगा। देखिए, मार्च 1929 में सरकार ने मेरठ षड्यंत्र मामले में 3 अंग्रेजों सहित 31 यूनियन और कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, ध्यान रखिएगा। वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।